Good morning students, how are you? Welcome to the second lecture of solid state chapter. In last lecture we have studied what do you mean by crystal lattices and what do you mean by unit cell. Students, today we study how many possible arrangements of crystal lattices can be possible. You all know what do you mean by crystal lattice, what do you mean by unit cell. Crystal lattice is the three-dimensional arrangement. If I take a constant particle, and if I arrange that constant particle three-dimensionally in all directions, then the structure formed, geometry formed is known as your crystal lattice. Students, these arrangements of crystal lattices are of different types. Okay, there are 14. Please write down a point. There are 14 possible arrangements of the crystal lattices in different way. There are 14 possible arrangements of the crystal lattices in different way. Okay, and these lattices are known as various lattices. A scientist, a mathematician, that is Various, had arranged the crystal lattices in 4 different possible variations or possible types. 14 पॉसिबल टाइप से हम एक लैटिस को बना सकते हैं थ्री डायमेंशनली, और ये जो 14 पॉसिबल लैटिसेस है, these 14 possible lattices are classified into 7 classes. These possible lattices are classified into 7 classes. तो हम ये 7 क्लासेस को अभी पढ़ना है और इनको बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस कौन सा है, उसका क्लास कौन सा है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिएगा पॉसिबल वेरिएशंस, एक कॉलम ये बनेगा, है ना। उसके बाद बनेगा एज लेंथ, क्या होता है, एज लेंथ का एक कॉलम बन जाएगा, और एंगल लेंथ का एक बनेगा, और लास्ट में एक कॉलम बन जाएगा एग्जांपल्स का, ठीक है। देखो, एक कॉलम बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस का, दूसरा बनेगा पॉसिबल वेरिएशंस का, तीसरा बन जाएगा एज लेंथ का, ठीक है, और एक बन जाएगा आपका एंगल्स का, एज एंगल्स कह सकते हैं, एंगल लेंथ कह सकते हैं, और लास्ट कॉलम है एग्जांपल्स का, ठीक है। ये आपके नोटबुक में ऐसा कैसा आपको लिखना है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे ये याद रखना है। CTORHMT, C का मतलब होता है क्यूबिक लैटिस, टेट्रागोनल, सेकंड वन, थर्ड वन इज ऑक्टाहाइड्रल, क्या है, थर्ड वन क्या है, ऑक्टाहाइड्रल, ये है रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, लिख दीजिए। रोम्बोहाइड्रल इज नोन एज ट्राइगोनल। H का मतलब होता है, ये देखो 7 क्लासेस बन गए हैं। H का मतलब होता है हेक्सागोनल, H का मतलब होता है हेक्सागोनल। देखिएगा, H का मतलब होगा हेक्सागोनल, H का मतलब होता है हेक्सागोनल। M का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, क्या होगा, मोनोक्लिनिक, और इसका मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। तो आपको क्या याद रखना है, CTORHMT, ठीक है, CTORHMT याद रखोगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑक्टाहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब ये पॉसिबल वेरिएशंस, देखो बेटा, प्रिमिटिव जो होता है उसका प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है बताइए। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब द यूनिट सेल व्हिच इज हैविंग द कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स। देयर आर 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर्स पे अगर आपने कांस्टेंट पार्टिकल्स 8 लगा दिए हैं, उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं।
primitive unit cell is the simplest unit cell. You all know that. Yes or no? And other than this primitive, BCC, ECC, FCC are present. ये आपको पता है. अब देखिए अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो ये मैं P लिख रहा हूं. प्रिमिटिव, BCC और FCC इसमें पॉसिबल वेरिएशंस है. ये तीनों इसमें क्यूबिक में हो सकते हैं. क्यूबिक या तो प्रिमिटिव होगा या BCC होगा या FCC होगा. देखो बेटा प्रिमिटिव तो सब जगह होता है, इसलिए मैं प्रिमिटिव यहाँ पे सब जगह P लगा दूं, है ना. इसके बाद देखिएगा टेट्रागोनल में क्या होता है, प्रिमिटिव के साथ BCC होता है. ठीक है, प्रिमिटिव के साथ क्या होता है, BCC होता है. ठीक है, इसके बाद देखिएगा ऑर्थोरोम्बिक्स वाली है. ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ऑर्थोरोम्बिक है. ऑर्थोरोम्बिक है, हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है ना, ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल लिख दिया भूल से. ये क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है बेटा. ऑर्थोरोम्बिक जो होता है उसके अंदर सारे के सारे होते हैं BCC, FCC, ECC और primitive. This is very important. This is the only class which is having only class of the crystal lattice which is having all the four these unit cells, that is known as orthorhombic. अब हेक्सागोनल देखिएगा, हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव ही होता है. ठीक है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और ECC दोनों होते हैं, बाकी सब में प्रिमिटिव ही होते हैं. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यूबिक विल हैव BCC, FCC एंड प्रिमिटिव. ऑल विल हैव प्रिमिटिव. सब में प्रिमिटिव होता ही है. प्रिमिटिव के अलावा कोई भी नहीं बन सकता है. मतलब कॉर्नर्स पे एटम्स कोई भी यूनिट सेल लेंगे तो उसके होगा ही होगा. तो ये देखो प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव, दिस इज आल्सो प्रिमिटिव प्रिमिटिव, सब में प्रिमिटिव है. क्यूबिक में BCC, FCC, टेट्रागोनल में BCC, ऑर्थोरोम्बिक में सभी चारों होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. All the four possible variations, all the four unit cells are present in orthorhombic. Rhombohedral में सिर्फ प्रिमिटिव है, हेक्सागोनल सिर्फ प्रिमिटिव है, ट्राइगोनल ट्राइक्लिनिक सिर्फ प्रिमिटिव है. मोनोक्लिनिक में क्या होता है, प्रिमिटिव प्लस ECC होता है. तो ये अरेंजमेंट्स है. ठीक है, ये या तो प्रिमिटिव होगा या ECC का पॉसिबल वेरिएशन होगा. अब देखिएगा बॉन्ड एड्ज लेंथ को कैसे हमें पता लगता है. बहुत सिंपल है. एड्ज लेंथ में ABC होते हैं. यहाँ पे तीनों बराबर होते हैं, सभी पहले बराबर लिख दीजिए. मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसमें. इसके आगे लिख दीजिए, सभी पहले इक्वल लिख दीजिए. A equals to B equals to C, A equals to B equals to C, A equals to B equals to C, A equals to B equals to C. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया. अब देखो क्यूबिक के लिए सारे इक्वल होंगे. इसके लिए B doesn't equals to C होगा. इसके लिए A doesn't equals to B, B doesn't equals to C. इसके लिए A equals to B equals to C होगा. इसके लिए सेम यहाँ पे रिपीट किया है, वही रिपीट करना है. ठीक है, ये भी दोनों बराबर नहीं होंगे. देखो ये आपने ऐसा कर दिया, एक यहाँ पे कट कर दिया, ये दोनों अनइक्वल होंगे. यहाँ पे तीनों, यहाँ पे वापस ये लिख दिया, वापस यहाँ पे ये आ गया, ये वापस आ गया, ये रिपीट कर दिया. तो ये आपका ट्रिक है एड्ज लेंथ पता लगाने का. लेकिन आप इसको याद रखने से पहले ये याद रखना जरूरी है, CTOR HMD ये इधर उधर हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना. अब अपन एक्सिस पे चलते हैं. ठीक है, एंगल क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा. तो ये तीनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के. इसमें भी वही होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा दैट इज इक्वल्स टू गामा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अल्फा इक्वल्स टू बीटा दैट इज इक्वल्स टू गामा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों जो है अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे. अब हम बात करते हैं रोम्बोहाइड्रल की. देखो रोम्बोहाइड्रल में क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा दैट इज, ये तीनों इक्वल होंगे लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे. द एंगल इज अदर देन 90 डिग्री, है ना. 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. दैट मींस अदर देन 90 डिग्री विल बी प्रेजेंट. नेक्स्ट, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री and gamma equals to 120 degree. This is very important. Hexagonal, alpha equals to beta equals to 90 degree and gamma equals to 120 degree. This is important.
इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री बट बीटा डजंट इक्वल्स टू 120 डिग्री। 120 के अलावा दूसरा एंगल रहेगा बीटा का, लेकिन ये दोनों इक्वल है और किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल होगा। एंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइक्लिनिक जो है, अल्फा डजंट इक्वल्स टू बीटा व्हिच इज डजंट इक्वल्स टू गामा डजंट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तीनों इक्वल नहीं होंगे। देखो, दिस इज a very important class. Which one? One is triclinic. In triclinic, this is a unsymmetrical class. Very highly unsymmetrical class is triclinic. आप नीचे लिख दीजिएगा, highly unsymmetrical class is crystal class is triclinic. क्यों unsymmetrical है? क्योंकि देखो एज लेंथ भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है और एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है और 90 के इक्वल नहीं है। सबसे अनसिमेट्रिकल क्लास क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। द मोस्ट सिमेट्रिकल क्लास इज क्यूबिक सिमेट्रिकल क्यों है, बिकॉज हियर ऑल आर इक्वल एंड हियर ऑल आर इक्वल, ओके, हेंस क्यूबिक इज most symmetrical class and the most unsymmetrical class is triclinic. Triclinic is the most unsymmetrical and cubic is the most symmetrical class. It is clear? And rhombohedral, this orthorhombic is such a class which is having all the four possible unit cells or possible variations of unit cell. तो ये 3 पॉइंट्स आपको नोट डाल के नीचे लिख देना है। तो आप CTOR याद रखेंगे एंड हियर दिस इक्वल, एक कट करना है, 2 कट करना है, फिर वापस ये यही रिपीट करना है और लास्ट में ट्राइक्लिनिक के सब अनइक्वल हो जाएंगे। और एंगल, ये देखो तीनों एंगल 90 डिग्री हैं, यहाँ पे डजंट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी याद हो जाएगा। अल्फा बीटा 90 गामा 120, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, alpha gamma 90 beta doesn't equals to 120 and this is the most unsymmetrical class. So students, these are the crystal lattices which are possible and these lattices are classified by various, who is a mathematician. He arranged 14 possible variations of the crystal lattice and he categorized them into 7 classes. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and this is 14. Hence there are 14 possible variations of the crystal lattice. आप कह रहे सर प्रिमिटिव तो सब सेट है, ऐसा नहीं है। ये प्रिमिटिव क्यूबिक का, ये प्रिमिटिव टेट्रा का, ये प्रिमिटिव ऑर्थो का, ये प्रिमिटिव रोम्बो का, ये प्रिमिटिव हेक्सा का, ये प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक का, ये प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक का है। हाँ, प्रिमिटिव का मतलब particles are present at the corners but the shape is different. Here the shape is cubic, here this primitive is tetragonal. It is, all the primitives are different, but primitive is the simplest unit cell which is present in the solid state. Clear? Now we move to the next topic, that is number of atoms in the unit cell. निकाल दीजिएगा number of atoms of the unit cell है ना। ये सेकंड लेक्चर है हमारा, चैप्टर बहुत बढ़िया है, बस इसको वीडियोस को आप 2-3 बार देख लीजिए। हेडिंग डाल दीजिएगा नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। number of atoms in a unit cell. Number of atoms in the unit cell. ठीक है, देखो क्या हो रहा है। अब हमने सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है
The constant particles are present only at the corners. The constant particles are present only at the corners. That is the primitive unit cell. Primitive unit cell means the constant particles are present only at the corners. Yes, you know. Now students, each corner, देखिएगा यहाँ पे कितने हैं, 8 corner atoms. बेटा each corner is shared by 8 other unit cells. अगर मैं आपके रूम का एक कॉर्नर ले लूं, दिस कॉर्नर, ये एक कॉर्नर अलग अलग 8 रूम्स में से है. इसका मतलब 1/8 में से 1/8. यस या नो? ये क्या है? 1/8 में शेयर है. मतलब एक जो कॉर्नर है वो 1/8, एक कॉर्नर 8 में शेयर है, तो इसमें शेयर कितना है? 1/8. 1/8 एटम पर यूनिट सेल. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? कट जाएगा. ठीक है, तो 1 एटम पर यूनिट सेल आंसर. तो क्यूबिक में, सॉरी, प्रिमिटिव यूनिट सेल में हाउ मेनी एटम्स पर यूनिट सेल आर प्रेजेंट? 1 atom per unit cell is present. Clear? 1 atom per unit cell is present in the primitive unit cell. This is very important. याद रखना है, प्रिमिटिव में 1 एटम पर यूनिट सेल होता है. नेक्स्ट मूव करें. मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, बीसीसी. बीसीसी देख लीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी. सेकंड वन है ना. देखो बीसीसी में कॉर्नर्स पे तो होते ही है, ठीक है, तो कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी के सेंटर में भी होगा. तो मुझे बताइए कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं और ईच कॉर्नर 1/8 में शेयर है. तो आपका 8 से 1 कट जाएगा तो 1 एटम आ जाएगा. अब ये बॉडी के सेंटर में जो है, बेटा बॉडी के सेंटर में जो है ये दूसरे से शेयर नहीं होता है, क्योंकि पूरी रूम के सेंटर में है, तो वो दूसरे रूम या दूसरे यूनिट सेल से कभी शेयर नहीं होता है. तो वो पूरा का पूरा किसमें शेयर होता है? उसी यूनिट सेल में होता है जिसमें वो प्रेजेंट है. तो 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 एटम एट बॉडी सेंटर, 1 एटम एट बॉडी सेंटर इंटू 1, क्योंकि उसी में शेयर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 एटम हो जाएगा. तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 एटम्स हो जाएंगे पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल. तो बीसीसी में कितने एटम्स है बेटा? बीसीसी के लिए 2 एटम्स पर यूनिट सेल है. टू एटम्स पर यूनिट सेल है बीसीसी के लिए. क्लियर? 8 into 1/8, 1 into 1, that is 1. तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड वन लिख दीजिए. थर्ड वन, मैं बार-बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. फेस सेंटर्ड. देखो फेस सेंटर का मतलब होता है, पता है आपको, यहां पे एक एटम है, यहां पे भी एक एटम है, यहां पे भी एक एटम है, यहां पे भी एक एटम है. ये जो फेस है, ये वाला दिख रहा है, ये जो फेस है, इसके सेंटर में भी एक एटम है और उसके ऑपोजिट फेस तो ये है, तो इसमें भी एक एटम है. क्लियर है? अब मुझे ये बताइए 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स में 1/8 से शेयर है, तो कितने एटम हो जाएंगे? 1 एटम पर हो जाएगा. अब ये 6 फेस है, फेस के एटम्स कितने हैं? 6 है. ईच फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स.
फेसेस है और ईच फेस एटम 6 फेस एटम है, 6 फेस एटम है, एटम्स है, और ईच फेस एटम किसमें शेयर करेगा 1/2 में शेयर करेगा, तो 2 से 6 कटेगा तो 3 एटम्स हो जाएंगे। तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे 4। देयरफॉर एफसीसी के अंदर 4 एटम्स पर यूनिट सेल होगा, पर यूनिट सेल। ये बात क्लियर है, 4 एटम्स पर यूनिट सेल हो जाएगा एफसीसी के लिए। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ईसीसी। नोट कीजिए, देखो बेटा ईच फेस 2 में शेयर करेगा तो 6 × 1/2 करना है। कॉर्नर है, ईच कॉर्नर 1 में शेयर है तो 1 कॉर्नर आइटम्स है × 1/8 करेंगे। जितने में शेयर कर रहा है उससे 1/2 1/8 इस तरीके से करेंगे। अब ये लास्ट में वो भी बचा है, वो भी कर लेते हैं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ईसीसी कर लो। ठीक है, ईसीसी का मतलब होता है, देखिएगा ईसीसी का मतलब होता है देखो ईसीसी का मतलब होगा कि यहां पे एक सेंटर पे लगा दिया, इसके ऑपोजिट सेंटर पे एक और लगाएंगे, बस ये होता है ईसीसी। ठीक है, तो अब बताइए एक कॉर्नर से और ईच कॉर्नर 1/8 में शेयर होगा तो एक एटम हो जाएगा। अब देखो फेसेस कितने हैं, फेसेस तो 6 है, लेकिन वो फेसेस कितने हैं जिसमें एटम आपने पुट किया है सिर्फ 2 है ना, तो 2 फेस एटम्स, और ईच फेस कितने में डिवाइड है 1/2 में डिवाइड है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो इसमें भी 1 एटम आ जाएगा। तो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे 2 होंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये ईसीसी के लिए 2 एटम्स पर यूनिट सेल। बात क्लियर? ईसीसी के लिए 2 एटम्स पर यूनिट सेल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रिमिटिव 1 एटम पर यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए बीसीसी 2 एटम्स पर यूनिट सेल, ईसीसी 2 एटम्स पर यूनिट सेल, एफसीसी हैविंग मैक्सिमम दैट इज 4 एटम्स पर यूनिट सेल होता है। मतलब एफसीसी अगर यूनिट सेल है आपके पास तो उसमें 4 एटम्स होते हैं टोटल। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। हेडिंग डाल दीजिएगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो याद रखना, एक साथ लिख के रख लेना, बीसीसी ईसीसी 2 प्रिमिटिव के 1 एटम और एफसीसी में 4 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, लिख दीजिएगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। देखिएगा बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा, 3 डायमेंशनली इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप वो जो स्ट्रक्चर है वो आप एनसीईआरटी में देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ये जो क्रिस्टल लैटिसेस है, क्रिस्टल लैटिसेस आर बेसिकली 3 डायमेंशनल। कैसे होते हैं? Crystal lattices are basically 3-dimensional in structure. They originally are in 3-dimensional structures. And these 3-dimensional structures can be prepared in the 3 methods, in 3 different types, in 3 different steps I can say. One is from the 1-dimensional. First we will prepare 1-dimensional structures. Then we will prepare from 1-dimensional, we will prepare 2-dimensional structures. And by the help of 2-dimensional structures, we will prepare finally the original 3-dimensional crystal lattices. It is clear? So let us study today the 1-dimensional preparation of the closed packed structures.
One more thing, these crystal lattices are prepared such that there will be the minimum gap between them. गैप जो है, जिस गैप को हम वायोड कहते हैं, क्या कहते हैं? वायोड्स। गैप को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज वायोड्स। वायोड्स जो है वो कम से कम हो। कोई भी बिल्डिंग अगर बनाए तो गैप जो है नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो क्रिस्टल बनता है, जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल हमें बनाना है, उसमें कम से कम गैप हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैकिंग हो, ज्यादा से ज्यादा पैकिंग इफिशिएंसी हो। तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि किस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्लियर है? नाउ प्लीज राइट डाउन ए सेंटेंस लिख दीजिए। क्रिस्टल लैटिसेस आर प्रिपेयर्ड सच दैट देयर विल बी मिनिमम गैप, देयर विल बी मिनिमम वैकेंट स्पेस। आप लिख सकते हैं मिनिमम वैकेंट स्पेस। Okay. Next point, we consider constant particles as hard spheres. We consider constant particles as hard spheres and form 3-dimensional structures. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हेडिंग डालिएगा क्लोज पैकिंग in 1 dimension, close packing in 1 dimension। बेटा मैंने हार्ड स्पेस माना है, देखिएगा बहुत सिंपल है। ये एक हार्ड स्फीयर है, इसके पास मैंने एक और रख दिया, इसके पास मैंने एक और रख दिया, इसके पास मैंने एक और रख दिया, इसके पास मैंने एक और रख दिया। क्लियर है? तो दिस इज ए 1 डायमेंशनल the row of a hard spheres। ये एक कांस्टेंट पार्टिकल है जिसको मैंने बोला है हार्ड स्फीयर बोला। तो ये एक कांस्टेंट पार्टिकल के जस्ट पास में दूसरा रखा, और रखा, दूसरा रखा, दूसरा रखा। इस तरीके से आपने एक 1 डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल रोज में आपने रख दिया। इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है? अब इसमें देखिएगा, ईच स्फीयर, दिस वन, ये कितने जगहों से टच है? एक इससे टच है और एक इससे टच है। ये नो है ना? ये इससे। इसका मतलब ये जो एक है वो कितने नेबरिंग है इसके? इसके नेबर्स कितने हैं? 2 है। इसका मतलब 2 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 1 डायमेंशन के लिए? 2 है। ठीक है? What do you mean by coordination number? The number of nearest neighbors, आपको ये पॉइंट लिखना है। The number of nearest neighbors of a particle, of a constant particle is coordination number. Nearest neighbors of a constant particle is coordination number. ठीक है? In 1 dimension close packing, the coordination number is 2. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। आपने ऊपर लिख दिया है, इन दिस अरेंजमेंट ईच कांस्टेंट पार्टिकल इज प्लेस्ड नियर बाय द अनदर कांस्टेंट पार्टिकल इन ए रो दैट इज इन ए 1 डायमेंशनल। एक स्ट्रेट रो में रखना है, 1 डायमेंशनल रखना है, कांस्टेंट पार्टिकल्स को आपने रख दिया है। और ये जो एक कांस्टेंट पार्टिकल के, ये कांस्टेंट पार्टिकल के नेबर्स कितने हैं? 2। हेंस नियरेस्ट नेबर्स को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 2। तो ये है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। तो बात क्लियर है? दिस इज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है? जो कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, that is the 3rd video lecture of the solid state. Thank you students, have a nice day.